So there are certain differences between SN1 and SN2. And the first is SN1, SN2. पहला difference ये था कि SN1 completes in 2 steps. SN2 completes in a single step, 1 step. दूसरा difference ये था कि SN1 में cation is formed, जबकि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड. थर्ड डिफरेंस ये था कि SN1 में जो डिसाइडिंग फैक्टर है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ द कैटायन फॉर्म्ड, जबकि SN2 में जो डिसाइडिंग फैक्टर है दैट वाज स्टेरिक hindrance. फोर्थ जो डिफरेंस था that the order of reactivity in SN1 में order of reactivity क्या थी क्लास को बताना चाहेगा मुझे anyone of you? What was the order of reactivity for SN1? 2 degree 1 3 degree 2 degree 1 degree 3 degree 2 degree 1 degree. और उसका उल्टा SN2 में it was 1 degree 2 degree 3 degree. This was for the alkyl halides. क्लास इसमें कुछ डाउट है किसी को? बिकॉज हम ये ना 3 या 4 चीजें और ऐड करने वाले हैं इस SN1 SN2 में, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास ये SN1 SN2. कुछ कंसर्न इसके अंदर हो तो मुझे बता दीजिए, अदरवाइज आई विल प्रोसीड फर्दर. स्मृति, बहुत दिनों बाद. स्मृति, हाउ आर यू? स्मृति, fine बहुत बढ़िया आवाज आ रही है तुम्हारी. fine sir गुड इवनिंग. सो दिस अ न्यू स्टूडेंट स्मृति, और कोई है जो नया हो क्लास? एक अच्छा चीज मैंने ये किया कि मैं सारी क्लासेस रिकॉर्ड कर लेता हूँ. सो एनीवन हु जॉइंड लेटर, और एनीवन जिसकी क्लास में कोई नेटवर्क इशू रहा हो, और एनीवन हु वांट टू सी द क्लासेस अगेन, आई कैन प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ द रिकॉर्डिंग्स. मैं कुछ बच्चों को देता हूँ जिसे चाहिए वो मुझसे मांग लेना. आई हैव रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लास. ये शायद 6th क्लास है हमारी आज सेम टॉपिक की. एनीवे, सो इससे आगे चलें क्लास. सर एक बार स्टेरिक हिंड्रेंस की डेफिनेशन रिपीट कर. स्टेरिक हिंड्रेंस की डेफिनेशन बता देता हूं देखो. स्टेरिक हिंड्रेंस की ना कुछ डेफिनेशन से मतलब नहीं है. नो वन इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज स्टेरिक हिंड्रेंस. ये एक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है. जानवी, हिंड्रेंस का मतलब मालूम है क्या होता है? ब्लॉकेज या ब्लॉकेज करना, किसी के रास्ते में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना, है ना. और स्टेरिक का मतलब होता है 3 डायमेंशनल इन अ वे यू कैन से, और स्पेस के अंदर. तो स्पेस में जो भी हिंड्रेंस क्रिएट होती है दैट इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस. होता क्या है कि जब भी किसी कार्बन पे, लेट्स से 3 डिग्री कार्बन है, एल्काइल हैलाइड है, इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल जाकर के उस कार्बन पे अटैक करना चाह रहा है, वो पीछे की तरफ से अटैक करेगा. रीजन क्यों? अगर वो आगे से अटैक करेगा तो उस हेलोजन से कोलाइड हो जाएगा. उसे हेलोजन से कोलाइड नहीं होना है, हेलोजन को भगाना है, तो पीछे से अटैक करता है. तो जब वो अटैक करेगा ना, तो बेटा न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. और एल्काइल ग्रुप के पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो जो बड़ा सा ग्रुप है इट विल रिपेल दिस न्यूक्लियोफाइल. वो इस न्यूक्लियोफाइल को आने ही नहीं देगा, रिपेल करके भगा देगा. इट्स लाइक अम्ब्रेला, कि एक जो आ रहा है अम्ब्रेला खुला हुआ है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, कोलाइड होके चला जाएगा. ऐसे ही अगर मान लिया सिर्फ 2 ही अल्काइल ग्रुप होते हैं ना, सिर्फ 2 और एक हाइड्रोजन होता, तो ये जो रिपल्शन है स्पेस में वो थोड़ी सी कम होती, वो यहां से अटैक कर लेता. सो द रिपल्शन और द हिंड्रेंस व्हिच अल्काइल ग्रुप्स प्रोड्यूस in the path of nucleophile, or we can say it is the repulsion of the nucleophile by the alkyl groups attached to the alpha carbon. जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा ये मैकेनिज्म उतना कम फेवरेबल होगा. ठीक है जानवी? अच्छा, कुछ और क्लास इसमें किसी को पूछना हो तो? सी माई एक्सपेक्टेशन इसके बच्चों को इसमें क्वेश्चंस पूछने चाहिए. इतना इजी टॉपिक नहीं है. या तो मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ा दिया तुम लोगों को, पढ़ाते तो मैं हर साल ही हूँ, बट हमेशा बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, या फिर आप लोग घर पे पढ़ नहीं रहे, एकदम लॉकडाउन का मजा ले रहे हैं हम सब लोग एकदम बढ़िया से. ठीक है, इट्स नॉट गुड. अच्छा मैं आगे चलता हूँ.
ठीक है। सो नेक्स्ट चीज जो हम क्लास करने वाले हैं, लिखिए, आप नोट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्लास दो टाइप के हो सकते हैं, पोलर या फिर नॉन पोलर। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, और दूसरे हो सकते हैं पोलर एप्रोटिक या फिर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स। अब ये क्या बात हो गई? पोलर नॉन पोलर तो हमने पढ़ा था, ये पोलर प्रोटिक और नॉन प्रोटिक कैसे हो गए? इसे ना आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं, दोज आर हाईली पोलर या मोर पोलर, और जो दूसरे वाले होते हैं पोलर नॉन प्रोटिक, दे आर लेस पोलर। अब मैं समझा देता हूं कॉन्सेप्ट क्या है ये। आपने वाटर के बारे में सुना होगा क्लास, H2O। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। H2O इज अ पोलर सॉल्वेंट बिकॉज जो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट इज पोलर, सो इट इज अ पोलर सॉल्वेंट। प्रोटिक का मतलब क्या है क्लास? वी नो दैट H2O produce H positive and OH negative. A solvent which produce hydrogen ion is called polar protic solvent. इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हमारा वाटर। दूसरा एग्जांपल हो गया हमारा HCl। HCl is also liquid, liquid HCl। दूसरे होते हैं क्लास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे मैंने आपको बात बताता हूं किसकी, फॉर एग्जांपल एसीटोन। एसीटोन क्या होता है? प्रोपेनॉन CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये एसीटोन पोलर नहीं है, दिस इज ऑल्सो पोलर बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर होता है। कार्बन गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन गेट्स नेगेटिव चार्ज, कार्बन गेट्स पॉजिटिव चार्ज। बट यहां पे क्या ऑक्सीजन से कोई हाइड्रोजन अटैच्ड है? नहीं। सो दिस कंपाउंड will not be producing any proton, although it is polar, but this will not produce H positive ion. So कोई ऐसा solvent जो H positive जिसके पास हो उसे polar protic solvent कहते हैं। जिसके पास H positive release जो ना करता हो उसे polar aprotic solvent कहते हैं। हाँ, polar उसे होना ही चाहिए। लीला is here or not in the class? लीला? So, I'm here. Okay, yeah. So, class, is it clear? Polar protic and polar कि SN1 रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप है that is formation of cation, और जो सेकेंड स्टेप है उसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल जा करके कैटायन से अटैच। और हम सबको मालूम है, हम ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्लास कोई बता सकता है मुझे कि इन दोनों स्टेप में से on which step the rate depends? Class, which one is the rate determining step? Sir, first step. First step. First step. Perfectly. The first step. First step. क्योंकि because the first step is the slower one और rate depend करता है slow step पे। तो क्लास, अगर मैं ना polar solvent यूज करूंगा और more accurately polar protic solvent यूज करूंगा, तो मैंने क्या लिखा है क्लास? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है? किसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है? मैंने भी डिक्टेट किया था ना, पोलर, हाँ, ये आयंस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। और क्लास, पहले स्टेप में आयन कौन सा है? कैटायन, है ना? तो इफ अ पोलर सॉल्वेंट इज यूज्ड, इट विल मेक द कैटायन स्टेबल। और कैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होगी। हमने पढ़ा था ना कि इन SN1 रिएक्शन द डिसाइडिंग फैक्टर इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। एनीथिंग व्हिच इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन will increase the rate of reaction. So if the polar protic solvent is used, then the stability of carbocation is increased, and that's why SN1 reaction becomes more favorable in polar protic solvents.
अनुष्का इज आस्किंग समथिंग. अनुष्का बताइए. नो सर, वो गलती से हो गया था. अरे पूछा भी करो बेटा कभी कभी, लेकिन मैं खुश हो गया था अभी. अच्छा सॉरी सर. ठीक है चलो. क्लास इज इट क्लियर? इफ अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड, SN1 इज फेवर्ड. ठीक है क्लास? Vasu and Soumya? Yes, sir. They will be Yes, sir. asking this thing in exam. Ki what is effect of solvent in SN1, SN2, or how does solvent decides if a reaction will undergo SN1 or SN2? If a polar protic solvent like water, H2SO4, HCl और H3PO4, अगर इन सबको हमने एज अ सॉल्वेंट यूज किया ना, विच प्रोवाइड H पॉजिटिव आयन, so they will more likely favor SN1 reaction. मैं आगे चलूं क्लास? किसी से पूछ भी Yes, लेता sir. हूं एक बार के लिए. मैं Yes, sir. इससे पूछूं. आयुष्मान नहीं, प्रियांशु अभी लेट ज्वाइन Sir. किया. सर हाँ हाँ एक बार दोबारा बता देना. हाँ, पूरा पार्ट ये वाला. मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों फेवर करेंगे? देखो होता क्या है, मैं एक बार के लिए फिर से स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ क्लास. देखिए शायद मैंने बताया था 11th में नहीं, और आपको मालूम भी है क्लास, देयर इज समथिंग कॉल्ड सॉल्वेशन. जब भी कोई आयन, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन वाटर के अंदर जाता है ना, सो वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर. दैट मीन्स इट हैज अ नेगेटिव एंड एंड इट हैज अ पॉजिटिव एंड. तो वाटर मॉलिक्यूल्स आ करके घेर लेते हैं उस आयन को. अगर वो कैटायन है तो फ्रॉम देयर नेगेटिव एंड, और अगर वो एनायन है तो फ्रॉम देयर पॉजिटिव एंड. This process is called solvation. Because the solvent is water, it is called hydration. If the solvent is ammonia, it is called ammoniation. And because of this process, the mobility of ion or the energy of ion decreases, or we can say ion become more stable in polar solvent. So we can say this thing, ki stability of ion increases in highly polar solvents. और रीजन इज सॉल्वेशन और हाइड्रेशन. ठीक है दिव्या? यस सर. इसी की वजह से ना जब भी मैं पोलर सॉल्वेंट यूज करूंगा तो क्या करेगा, आयन को स्टेबल कर देगा. और लकीली हमारी इस SN1 रिएक्शन में जो आयन है वो कौन है, कैटायन. और हमने पढ़ लिया वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट रिएक्शन उतनी फास्ट होगी. और जब फर्स्ट रिएक्शन फास्ट हो जाएगी ना तभी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, बिकॉज रेट डिपेंड्स ओनली ऑन द फर्स्ट स्टेप. इज इट क्लियर क्लास? ऐसा कुछ और डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए. मैं आगे चलूं? Okay, sir. हाँ ये बोला ना कृतक. मैंने नहीं बोला. कौन था फिर ये? प्रियांशु. अच्छा. अब अगर मैं यहीं पे SN2 को लेकर के आऊं ना, अगर मैं SN2 की बात करूं क्लास, हटाओ से मैं सॉल्वेशन में हिसाब किताब बता दे रहा हूं क्लास. SN2 मैकेनिज्म का सॉरी कंट्रोल, SN2 में क्या होता है कि इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन. दैट मीन्स R CH2 X है, इससे जाकर के न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. अभी X निकला नहीं है, इतने पे न्यूक्लियोफाइल ने अपने आप को अटैच करना शुरू कर दिया. इसे थोड़ी ज्यादा जल्दी है. ठीक है. तो एक स्टेज आती है जब इस कार्बन से X अभी गया नहीं है, इतने में न्यूक्लियोफाइल ने अपने आप को अटैच करना शुरू कर दिया है. और इस स्टेज का एक नाम है क्लास, मैंने बताया था, इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट. ठीक है. और थोड़ी देर बाद वो X निकल जाएगा, हमारा X अलग हो गया और हमें मिलेगा न्यूक्लियोफाइल, उससे अटैच होगा CH2R.
अब क्लास इसमें तो 2 स्टेप है ही नहीं, इसमें तो एक ही स्टेप है, दैट्स इट, जो भी है उसी पे डिपेंड करेगा। अब अगर मैंने क्लास यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर दिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि हाईली पोलर सॉल्वेंट, तो उनका काम क्या होता है, मैंने अभी बताया कि दिस हाईली पोलर सॉल्वेंट्स इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ आयंस। ठीक है क्लास, अब जरा मुझे बताइए इस पूरी की पूरी रिएक्शन में आपको आयन कहां दिखाई दे रहे हैं? आयन है भी एक भी या नहीं है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, और एक एक्स है, चलो एक्स से तो मतलब नहीं, वो तो प्रोडक्ट है, वो से मतलब ही नहीं है हमें। मेन दिक्कत क्या है क्लास कि यहां पर ना अगर एक ही आयन है, दैट इज न्यूक्लियोफाइल, एंड न्यूक्लियोफाइल इज अ रिएक्टेंट। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया तो रिएक्टेंट ही स्टेबल हो जाएगा, और क्लास जो चीज स्टेबल होती है ना वो रिएक्ट नहीं करते। फिर अगर न्यूक्लियोफाइल ही स्टेबल हो गया तो अटैक कौन करेगा? रिएक्टिविटी कहां से होगी? होगी ही नहीं। सो in SN2 reaction we cannot use highly polar solvent because that highly polar solvent will make the reactant stable। एक ही आयन है पूरी, SN1 में आयन was the cation, उसका स्टेबल होना जरूरी था, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ने उसे फेवर किया। लेकिन यहां पे there is only one ion nucleophile and that is a reactant, अगर वो स्टेबल हो जाएगा तो रिएक्शन ही नहीं होगी। So we don't use polar protic solvent here, or we don't use highly polar solvent here, we use less polar solvents। और less polar solvent मतलब, ये प्लारलर लिख दिया था मैंने, सॉरी, will use polar non protic solvents, जो कम पोलर हैं वो यूज करते हैं। वासु आप बताइए जरा, वासु। Yes, sir. Why is SN1 reaction favored with polar protic solvent but SN2 is not? Sir, because in SN1 we need to stabilize the cation, but in SN2 if the nucleophile is stable, then reaction will not happen. बिल्कुल, because in SN1 the ion is cation which should be stable, so protic solvents favor here. But in SN2 the only ion is nucleophile itself, and the polar protic solvent will make the nucleophile stable, and if the nucleophile becomes stable the reactivity decreases। स्मृति ठीक है ये? SN2 Yes, sir. on stability of cation। बताओ जरा, कृतक कुछ कह रहे हो तुम धीरे से। सर ये नहीं कह सकते SN2 does not depend on stability of cation। परफेक्टली, SN2 में केटायन है ही नहीं ना। एक लाइन में वैसे बोल सकते हैं, इन SN1 the polar protic solvent stabilize cation which is favorable, in SN2 polar protic solvent stabilize the nucleophile which is not favorable। ठीक है श्रुति? Yes, sir. श्रुति, Yes, sir. is it clear? Yes, sir. तो हम अपने डिफरेंस में एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं कि पोलर like SN1 is favored with polar protic solvents, SN2 are favored with polar non-protic solvents। अनीश चुप हो एकदम, अक्ष तुम भी चुप ही हो। इश्मीत इज सेइंग ओके, परफेक्ट इश्मीत। इश्मीत, हमने एक नया तरीका निकाला कम्युनिकेट करने का। ठीक है रिया, यू आर आस्किंग समथिंग, कुछ पूछ रहे हो? हाँ पूछो। हाँ सर, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सिर्फ केटायंस को स्टेबलाइज करेंगे? नहीं नहीं, एनायन को भी स्टेबलाइज कर देंगे, जितने भी आयंस होंगे सबको स्टेबल कर देंगे। ओके ठीक है। ठीक है, देखो ना एनायन, लाइक हमारा जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो तो एनायन ही है ना। यस सर।
उसने यहाँ से भी स्टेबल कर दिया। Okay. ठीक है, ठीक है। Give me a minute, class. Class, you can take the screenshot of this. Why polar protic solvent are required or wanted in SN1? Since the hydrogen atom in polar protic solvent is highly positively charged, it can interact with the anionic nucleophile, which would negatively affect an SN2, but it does not affect an SN1 reaction because the nucleophile is, अरे ये जबरदस्ती है, it will create a confusion. Leave it. क्लास, तो इसका सिंपल सा आंसर को बता सकता है मुझे एक लाइन में, जो हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग? मैं इसके लिए इतना टाइम इसलिए दे रहा हूं बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड। खुशी? Yes, sir. अगर ये क्वेश्चन Sir, आएगा, so that हाँ, so that to stabilize the ion present in the reaction. to stabilize the cation, ठीक है? Why the Okay, sir. polar protic solvent wanted in SN1 reaction? Because the polar protic solvent make cation stable, ठीक है? और SN1 रिएक्शन में डिसाइडिंग फैक्टर ही यही है, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। जितना ज्यादा कैटायन स्टेबल होगा, रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। डन। अच्छा, अभी मैं जाता हूं किसके पास? आयुष्मा, नहीं, अनुष्का। Yes, sir. Why the polar protic solvent not wanted in SN2? Sir, because nucleophile की stability is not required. Because nucleophile will become stable, and if the nucleophile will become stable, And who will then the react? reaction won't take place. Reaction won't take place. Perfectly, class. Okay. So class, हमें बताना है which one will undergo SN1 reaction faster among the 4 isomeric bromobutanes. I hope आप सबको मालूम हो 4 isomeric bromobutane कौन से हैं, बट फिर भी मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। पर पहला होगा क्लास CH3, CH2, 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 Br. That is 1 bromobutane. Second होगा 2 bromobutane. Third would be 2-methyl 1-bromopropane, and the last one would be 2,2-dimethyl bromoethane. क्लास ये 4 कंपाउंड्स हैं. These are the 4 isomeric bromobutanes. आपको इनको अरेंज करना है arrange them in increasing order of reactivity. तो SN1 सब कर लेंगे. I'll ask one by one. इनके नाम मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे. First is one bromobutane. Second is 2-bromobutane. Third is 1-bromo 2-methyl propane. Last one is 1, 2, 3 ऐसे कर लेते हैं. ठीक है. It is 2-bromo 2, मैं गलत नाम बताया था पहले. 2-bromo 2-methyl propane नाम होगा इसका. अच्छा क्लास, इन्हें अरेंज करना था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1. मैं फिर से ऑर्डर भी लिख दे रहा हूँ क्लास, अगर याद ना हो तो. ऑर्डर इज
3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्लास अब मुझे कोई बताए, कोई भी, स्मृति आप बताइए। स्मृति Yes, sir. हो गया? Relate you. बता सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1? Sir, D. अच्छा, मोस्ट रिएक्टिव इज डी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ Yes, रिएक्टिविटी एग्जैक्टली क्या होगी? sir. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसलिए मैंने पूछा था। Order हाँ, D, D, B, D, B, C C, A. और A, C और A equal है। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। अच्छा, Sir, A, C, B, D. A, A, C, B, D. Yes, sir. C, B, D. C, B, D, यू आर सेइंग। ठीक है, A, C, B, D। हाँ बिल्कुल यही ऑर्डर है क्लास। कैसे डिसाइड किया हमने? द फर्स्ट इज 1 1 डिग्री, degree. सेकंड इज 2 डिग्री, 2 degree. 2 degree. खुशी Yes, sir. D is 3 डिग्री है ना? 3 degree. Yes, sir. 3 degree. C is also 1 डिग्री। 1 degree. Yes, sir. C is also 1 डिग्री। तो यहाँ पे Yes, sir. दिक्कत ये आने वाली है क्लास, ठीक है, 1 डिग्री सबसे कम होगा, तो ये तो मालूम है कि सबसे ज्यादा हो गया D, उसके बाद बारी आई किसकी? B की। अब कंफ्यूजन है क्लास A और C में क्या करें हम लोग, है ना? सर C में ब्रांचिंग हो रखी है शायद। उस मैं वजह बताता हूँ, से। बिल्कुल मैं बताता हूँ, गिव मी अ मिनट। देखो, कंपाउंड वाज CH3 CH2 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 Br। एक तो ये था, दिस वाज आई थिंक A, और जो B नहीं C था ना हमारा, CH3 CH CH3 CH2 Br। क्लास ये जो हमने 1 2 3 डिग्री बनाया है ना, ये बनाया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कैटायन फॉर्म। पहले और दूसरे, इन दोनों में जो कैटायन बनेगा ना, दिस वुड बी दिस वन, और C में होगा ये वाला। क्लास जो मैं स्क्रीन पे बनाई, इज दैट विजिबल टू एवरीवन? यस सर। अब देखो, इसकी हम स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो मैंने बताया था कि हम देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है और क्या अलग है। क्लास CH2 से जो 2 कार्बन वाला पार्ट अटैच्ड है, दैट इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम। अंतर सिर्फ ये है कि जो CH3 ग्रुप है, ये A वाले में थोड़ा दूर है कैटायन से, और और C वाले में थोड़ा सा पास है। अच्छा, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। व्हाट दे डू, दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू मेक द कार्बोकेटायन स्टेबल। यही कॉन्सेप्ट है 3-2-1 वाले का। अब क्लास, ये मिथाइल ग्रुप जितना दूर होगा ना, उसका इफेक्ट उतना कम होगा। तो C में दिस मिथाइल ग्रुप इज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू इन केस ऑफ A, so C would be more stable. सौम्या एंड ये गॉड के नाम से कौन आया भैया? बेटा हु इज दिस? भगवान कौन है ये? गॉड। रिवील योर आइडेंटिटी। ये ऐसे नाम के साथ, ये वो तो नहीं है अपना मानव? क्लास जल्दी बताओ, इसके पहले कि मैं वेटिंग रूम में भेज दूं। ठीक है, चलो, पुट इन द वेटिंग रूम। अच्छा, एनीवे क्लास, सो क्लासेस समझ में आया ना कि व्हाई इज C मोर स्टेबल? क्लास, जो CH3 ग्रुप है ना, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दे मेक द कैटायन स्टेबल। ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और कैटायन को स्टेबल कर देते हैं। अच्छा, कोई बोले भैया, कोई रिस्पांस दो। Yes, sir. ठीक है,
Yes, sir. एक काम करते हैं, अननोन लोग आ रहे हैं, दे आर नॉट रिवीलिंग, सो सबसे पहले मीटिंग लॉक करो। अब क्लास, आई हैव लॉक द मीटिंग। अगर कोई बाहर जाएगा तो दिक्कत आएगी वापस आने में। और मैंने बेटा, ये जय कपूर के नाम से कौन है? प्लीज टेल मी योर नेम सो दैट मैं अटेंडेंस लगा पाऊं। ठीक है, डन। अब क्या है क्लास? सो क्लास ये समझ में आया? द ऑर्डर इज, सबने लिख ही दिया था वैसे, ठीक। इट इज डी मोस्ट रिएक्टिव, फॉलोड बाय बी, देन सी एंड देन ए। डन। अच्छा, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग क्लास, मैं एक चीज और बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने ना 3 टाइप के हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बताए थे, 5 टाइप के। एक था एल्काइल हैलाइड, दूसरे हुआ करते थे क्लास एलाइलिक हैलाइड्स, फिर थे हमारे बेंजाइलिक हैलाइड्स, विनाइलिक, Aryl. and last one was arylic halides। ठीक है, अब देखिए, हमने अब तक जो भी ऑर्डर की बात की है वो की है फॉर एल्काइल हैलाइड्स, कि अगर SN1 है तो एल्काइल हैलाइड्स का ऑर्डर हो गया 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और अगर वो SN2 है तो ऑर्डर हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इज इट ओके? व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग? तो क्लास याद रखिएगा कि जो हमारे एराइलिक हैलाइड्स हैं और एलाइलिक हैलाइड्स हैं, एलाइलिक, सॉरी नॉट एलाइलिक, आई एम सॉरी, एराइलिक और विनाइलिक, इनमें क्लास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती ही नहीं है। हम अभी पढ़ेंगे आगे जाकर के कि क्या रीजन है। क्लास एराइलिक हैलाइड्स वो हैं जिनमें हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन, और उनमें क्या होता है ना कि रेजोनेंस आ जाता है। रेजोनेंस की वजह से ये जो हेलोजन और क्लोरीन का बॉन्ड है, दैट इज नो मोर अ सिंगल बॉन्ड, इट हैज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो वो बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, इसलिए एराइलिक हैलाइड ना तो SN1 शो करते हैं ना SN2, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही शो नहीं करते। ठीक है, सेम विद द विनाइलिक हैलाइड्स आल्सो। विनाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है कि डबल बॉन्ड इज अटैच, लाइक हेलोजन इज अटैच्ड टू द डबल बॉन्ड डायरेक्टली, और वहां पर भी रेजोनेंस हो जाता है, और रेजोनेंस की वजह से वहां पर भी देयर वुड बी अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। So because of the resonance, vinylic and aryl halides doesn't undergo any kind of reaction. अच्छा, और जो हमारे एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड है ना, they always prefer to undergo SN1। ये नोट करना है क्लास, एलाइलिक और बेंजाइलिक में हमेशा SN1 होगा, विनाइलिक और एराइलिक में कोई सा भी नहीं होगा आसानी से। और एल्काइल का ऑर्डर हमने पढ़ ही लिया, फॉर SN1 इट इज 3 to 1, फॉर SN2 इट इज 1 to 3। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes. Sir, lilac और benzylic में SN2 होगा? SN2 मतलब अगेन उसके चांसेस बहुत कम हैं। दे प्रेफर टू अंडरगो SN1। Yeah. दे प्रेफर टू अंडरगो SN1। उसका रीजन क्या है मैं भी करवा देता हूँ। इफ यू हैव टेकन दिस स्क्रीनशॉट तो मैं अभी करवा देता हूँ क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैंने अभी रुक गया था मैं। सी, बेंजाइलिक हैलाइड्स वो होते हैं जिनमें बेंजीन से कुछ अटैच्ड हो और उसके पास एक बारिक हैलोजन हो। अच्छा, इफ इट प्रेफर्स टू अंडरगो SN1 तो इसमें पहला स्टेप क्या होगा? कैटायन का बनना। और अगर कैटायन बनेगा सो दैट शुड बी स्टेबल, एंड दिस बेंजाइलिक कैटायन इज हाईली स्टेबल। हाईली स्टेबल रीजन
resonance. Resonance increases the stability of cation, anion, free radicals, everything extraordinarily. So because benzylic में जो कार्बोकेटायन बनेगा ना वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए वो हमेशा SN1 ही फॉलो करेगा. Same is the case with the allylic also. Allylic क्या होता है कि डबल बॉन्ड, give me a minute class. Allylic में भी there would be CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद एक नॉर्मल कार्बन और उससे हेलोजन अटैच. दैट मींस हेलोजन इज अटैच्ड नेक्स्ट टू अ डबल बॉन्ड. इसके बाद जब ये हेलोजन हट जाएगा तो यहां पर जो कैटायन बनेगा ना, दैट इज कॉल्ड एलाइलिक कैटायन. एंड दिस एलाइलिक कैटायन इज आल्सो स्टेबल बिकॉज ऑफ अगेन रेजोनेंस. दिस इज आल्सो हाईली स्टेबल. सॉरी, योर वॉइस इज नॉट क्लियर. कौन बोल रहा है अभी? जानवी एंड सौम्या कुछ कह रहे हैं क्या आप लोग? ठीक है. सो एलाइलिक and benzylic cations are highly stable because of resonance, so they prefer to undergo SN1 mechanism. जो विनाइलिक और एराइलिक थे उनमें तो होती ही नहीं सब्स्टिट्यूशन, उनका हेलोजन आसानी से हटता ही नहीं है. और एल्काइल के लिए हमने पढ़ ही लिया, SN1 के लिए इट इज 3-2-1, SN2 के लिए इट इज 1-2-3. इज इट ओके क्लास? क्लास Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है. अगर ये यस सर सर बोल रहे हो तो अगले का आंसर करते हैं. ठीक है. ये नोट करना है क्लास या मैं चलूं क्वेश्चंस पे आप वापस? नोट कर रहे हैं. कर. इश्मीत आवाज ठीक करो यार फोन की, मतलब कैसे कुछ करना पड़ेगा. इश्मीत है भी कि नहीं है? He is not in the class. Okay, there's a person with the name of Jay Kapoor. I'm not able to know the identity, so I'm putting in the waiting room. Put in the waiting room. सही बंदा है ना? यहाँ पे कोई IT वाईटी से है? IT करो. किसी को CS है क्या क्लास में से? Yes. Yes, sir. ये Zoom कुछ ज्यादा ही अनसेफ है क्या? यस सर. सर एक मीट है Google जो अच्छे से होती है क्लासेस, उसमें हम नाम चेंज नहीं कर सकते. मतलब शायद ना ऐसी कुछ एडवाइजरी तो है मेरे पास में कि मीटिंग को लॉक कर दो ये और वो, इसीलिए कर रहा हूँ मैं. Microsoft Teams, sir. Microsoft. मैं सोच रहा हूँ कि अब हम गूगल क्लासरूम यूज करें. लाइक आई हैव टू टेस्ट फर्स्ट कि वो कैसा है. किसी के स्कूल में यूज हो रहा है क्या क्लास? यस सर. पर सर नोट्स उसमें आते हैं. वीडियो कॉलिंग नहीं होती. दैट्स नॉट गुड. अच्छा, बट मुझे लगता है गूगल का होगा तो शायद कुछ अच्छा ही किया होगा उन लोगों ने, ऐसा मुझे लग रहा है. मैंने यूज नहीं किया अभी तक. सर उस पे होमवर्क वगैरह आता है बस. मतलब अच्छा है वो, हाँ जी एटलीस्ट सर. सेफ तो है ना. यस सर. करके देख सकते हैं सर. करके देख सकते हैं ना. हाँ, मैं एक क्लास रखूंगा, फिर एक दिन करेंगे कभी. अच्छा नहीं भैया, हो गया अभी नोट? रिया, श्रुति, स्मृति. Yes, sir. हो गया. ठीक है ठीक है ठीक है. तो ना अपने अब उस क्वेश्चन पे वापस चलते हैं क्लास. देखो इन्होंने ये कुछ अजीब से क्वेश्चंस बना रखे हैं. मैं लाइक आपको अपने आप करना होगा, बट अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग मैं इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं टू मेक इट स्टेबल. जो अपने आप कर सकते हैं इट्स गुड. C6H5 represents a benzene ring. फिर आएगा क्लास CH2 और Br. पहला कंपाउंड ये है, इसका नाम रखते हैं A. सेकेंड वाले में दो बेंजीन रिंग है. देयर इज अ बेंजीन, उस बेंजीन से अटैच्ड है CH, उससे अटैच्ड है Br और फिर एक और बेंजीन.
फिर there's a benzene CH, उससे अटैच्ड है एक CH3 और उससे एक अटैच्ड है Br. दिस इज C. और जो अपना लास्ट वाला है दैट इज अ बेंजीन, एक कार्बन, उस एक कार्बन से CH3 और एक और बेंजीन, और फिर यहां पर आया Cl. दिस इज D. क्लास यहां पर भी हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखना है. दे ऑल आर बेंजाइलिक. लास्ट में CL नहीं Cl नहीं दे रखा है इन लोग. BR है। ओके, आई एम सॉरी, सब में Br ही है मेरे ख्याल से, है ना? मैंने Cl लगा दिया गलती से, सॉरी. Yes, sir. Let me put the Br here. अच्छा, अब बताइए क्लास. सर DBCA ये इंक्रीजिंग बोला है डिक्रीजिंग तुमने? डिक्रीजिंग सर. Decreasing. You are saying it is decreasing order is D, B, C, D. DCA. देख लेता हूँ मैं. ये कौन था ये? Who was this? मैं देखना भूल गया. वासु. 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 D, B, C, A. अच्छा, कोई और क्लास? Anyone else? हाँ बिल्कुल ठीक. नहीं होना चाहिए. रिया तुम्हारा आंसर ठीक है. हाँ, जानवी और सेइंग क्या? DCBA. DCBA सेइंग जानवी. अच्छा, और कोई इसके अलावा? अच्छा, ये जानवी ने बोला. कोई और इसके अलावा क्लास? सौम्या अभी बताइए. अनुष्का, बाकी सब लोग? सी. बेंजाइलिक तो सारे ही हैं यहाँ पे, है ना? उसमें कोई डाउट ही नहीं है. बट इसमें से A इज प्राइमरी, तो सबसे अच्छी बात है कि A और D को लेकर किसी को डाउट ही नहीं है. A इज प्राइमरी, B इज टर्शरी, C इज secondary and B is also secondary. ठीक है. अब देखिए क्लास, दोनों सेकेंडरी तो है, तो इन सब में ना दो वजह से स्टेबिलिटी. एक तो बेंजीन जो है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी देता ही है. अब B is secondary with 2 benzene ring, C is secondary with 1 benzene ring. Greater the number of benzene rings, more would be the resonance, more would be the stability. ठीक है क्लास? Yes, sir. तो उसके अकॉर्डिंग B should be more stable than C. So जो हमारा ऑर्डर आएगा, D Yes, is sir. most reactive, followed by, जानवी बताओ कौन? B, उसके बाद C और सबसे कम A. ठीक है. ठीक है. डन. अच्छा, अब मैं ना ये क्लास अच्छा देखते हैं कुछ और क्वेश्चन भी है क्या? नहीं. अब क्लास आ जाइए स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर. किसी को ध्यान है क्लास? हम लोगों ने जब आइसोमेरिज्म पढ़ा था ना, हमने दो टाइप की आइसोमेरिज्म पढ़ी थी, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो. स्ट्रक्चरल में स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थी. अच्छा, स्टीरियो में फिर दो टाइप, एक तो स्ट्रक्चरल में थे क्लास चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हुआ करता था ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो सिस ट्रांस. अब हमने क्लास यहां पे पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो 11th में हमने छोड़ दिया था.
स्टीरियो जो आइसोमेरिज्म थी वो दो टाइप की थी, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। क्लास ज्योमेट्रिकल को हमने पढ़ा था सिस ट्रांस की फॉर्म में, सारे एक सेम एक जैसे ग्रुप एक तरफ हो तो सिस, अपोजिट हो तो ट्रांस। अभी हमने फोकस करना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में के बारे में। और जो भी हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ते हैं ना, या फिर जितने भी हम स्टीरियो आइसोमर्स को पढ़ते हैं, दैट इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, उसे बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। यहाँ पे वहीं से एक टर्म आया है स्टीरियो केमिकल। So stereochemistry is the branch of chemistry which deals with stereoisomers. अब क्लास आपको समझ में आ गया कि जब इसके ऊपर पूरी की पूरी एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है तो ये कितना बड़ा टॉपिक होगा। क्लास किसी ने सीवी रमन का नाम सुना है? Yes, sir. सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है स्टीरियो केमिस्ट्री से ही निकल करके आता है। ये ना लाइक दिस डील्स विद हाउ डज अ मॉलिक्यूल रिएक्ट इंटरफेयर विद द लाइट। अभी हम पढ़ने वाले हैं सब कुछ, बट जो इकलौते साइंटिस्ट का नाम आता है ना स्टैंडर्ड बुक्स में सीवी रमन, उनका नाम स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए ही आता है। उन्होंने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी निकाली थी विच इज कॉल्ड रमन इफेक्ट ऑल्सो। इसका आपको मैं डेली लाइफ में एक एग्जांपल देता हूं। क्लास किसी ने NMR के बारे में सुना है? NMR क्लास? नहीं। अल्ट्रासाउंड? Sir, yes. सिटी स्कैन? Yes, sir. ऐसे ग्राफ बने हुए आते हैं ना। एक्चुअली हम करते क्या है कि हम ना एक मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट डालते हैं अलग अलग, मैग्नेटिक फील्ड, इंफ्रारेड रेडिएशन, जब वो उससे इंटरफेयर करती है ना तो वो मॉलिक्यूल्स उसे कुछ को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ को रिलीज करते हैं, तो एक ग्राफ बना हुआ आता है पीक सा। तो वो ना हमें एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन देता है। हर एक यहाँ कुछ रीडिंग्स होंगी। एवरी पीक रिप्रेजेंट्स एन एटम। हाइड्रोजन एटम का पीक अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा, कार्बन का अलग होगा। हाइड्रोजन अगर एलाइलिक कार्बन पे है तो पीक पास पास होंगे, विनाइलिक पे है तो थोड़े दूर दूर होंगे। कितना गैप होगा वो भी हमें मालूम है। तो हमें क्या करना है, एक मॉलिक्यूल को उठाना है, उसे मशीन के अंदर डालना है, ग्राफ बन के आएगा, उसे डिकोड करना है। हमें पता चलेगा उसके अंदर कौन कौन से एटम्स हैं, किस किस पोजीशन पे हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, उनका मास क्या है। हम सब कुछ पता लगा लेंगे ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, बस उसे उसकी स्पेक्ट्रोकेमिकल रीडिंग निकाल करके। तो बहुत बड़ी चीज है ये। लेट्स स्टार्ट। क्योंकि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं तो क्लास वी स्टार्ट विद लाइट। लाइट के बारे में जानते हैं क्लास कोई? लाइट क्या होती है? नहीं क्लास, लाइट क्या होती है? मत बोलो बिल्कुल भी। बहुत कुछ होती है। लाइट बहुत कुछ होती है, एकदम फिलोसॉफिकल आंसर है ना। लाइट ही जीवन है। लाइट क्या है? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अनीश, लाइट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR, है ना? यस सर। ठीक है। अब देखिए ये शीट में आप सबके साथ शेयर करूंगा, ये पूरी की पूरी शीट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इज द शीट विजिबल क्लास? यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes. ये इस शीट में जितने भी सिंप्लीफाइड तरीके से इस टॉपिक को कवर किया जा सकता है मैंने किया था लास्ट ईयर, इट वाज इफेक्टिव। फिर से देख लेते हैं। सबसे पहली बात आएगी व्हाट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री। The branch of chemistry which is connected or concerned with the three-dimensional arrangement of atoms and molecules and the effect of this on chemical reaction is called stereochemistry. कोई आपसे नहीं पूछने वाला। हमने अभी स्टेरिक हिंड्रेंस पढ़ा था ना। स्टीरियो मतलब होता है 3-dimensional arrangement। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो पांच जो मेन टॉपिक्स कवर करेंगे, पहला है ऑप्टिकल एक्टिविटी, सेकेंड इज कायरलिटी, रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेसिमाइजेशन। ये पूरा हमारा एम है। अच्छा, वी स्टार्ट विद ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्लास, वी ऑल नो दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। व्हाट डज इट मीन? कि एक लाइट ना एक सिंगल वेव नहीं है, इट इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट वेव्स ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू वन अनदर। एक वेव एक्स एक्सिस पे होगी तो दूसरी होगी
वाई एक्सिस पे। ये तो 10th में था सर। ये 10th में था, 9th 11th में था, ये कहाँ हो तुम? अरे सर 11 कहाँ सर? ना 11th में था। तो कहने का मतलब ये है कि एक लाइट के ना दो फील्ड होती है, एक इलेक्ट्रिक और दूसरी मैग्नेटिक। दे आर ऑसिलेटिंग और मूविंग परपेंडिकुलर टू वन अनदर। अब क्लास इसको ना कुछ ऐसे लेके आपके सामने बना हुआ है, ये इसे ना कुछ ऐसे समझ लीजिए, थोड़ी देर में दिखाऊंगा इसे मैं। कि ये एक फील्ड है, मैंने जो एरो बनाए हुए हैं, और दूसरी वाली जो फील्ड है वो उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसे कहते हैं एक नॉर्मल लाइट। दो वेव्स हो गए, दो मैंने एरो बनाई है, दो टाइप की लाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनको ना हम कई बार एक स्पेशल टाइप के फिल्टर में से पास करवाते हैं। एक पेपर होता है फिल्टर पेपर की तरह, उसमें होल जो है खाली वर्टिकल बने हुए होते हैं। तो वो अपने में से ये जो दो, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली जो वेव्स है, इनमें से किसी एक को ही अपने में से पास होने देगा। ठीक है, और दूसरे को ये नहीं जाने देगा, वी कैन से रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जो पहले लाइट थी ना फिल्टर पेपर से पहले, दैट वाज अ नॉर्मल लाइट, नॉन पोलर लाइट। कोई पर्टिकुलर पोल नहीं था, सारी डायरेक्शन में वो लाइट थी। बट नाउ द लाइट इज कॉल्ड अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है? अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट is the light wave in which all the photons have the same direction, यानी कि waves oscillating only in one direction। दोनों लाइक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव दो अलग अलग नहीं है, अब दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई है, या फिर हम ये कह सकते हैं सिर्फ एक ही वेव हो गई है। ऑब्वियसली दो से एक वेव हो गई है तो इस लाइट की ना इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। क्लास हम लोग जो वो स्पेक्टिकल्स या गॉगल्स यूज करते हैं ना सनलाइट से बचने के लिए, उन्हें हम कहते हैं क्या? पोलरॉइड्स। ठीक है, वो यही करते हैं। वो क्या करते हैं? लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। दो जो वेव्स है उसमें से एक वेव को हटा देंगे, एक वेव बचेगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। नाउ यहाँ पे एक डायग्राम बना भी हुआ है क्लास, दे हैव मेड अ डायग्राम हियर, कि दो लाइट जा रही हैं, दोनों वेव जा रही हैं, बट उस फिल्टर में से निकल के सिर्फ एक ही वेव आ रही है। सो इस टाइप की जो वेव होगी जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो क्लास ये क्लियर हुआ व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? Yes, sir. Yes, इसमें सारी की सारी वेव एक ही डायरेक्शन में होती है। और ये जो फिल्टर यूज किया है ना, दिस इज कॉल्ड पोलरॉइड। पोलरॉइड के यूजेस आपको मालूम होंगे, कैमरे में भी होते हैं पोलरॉइड्स। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है क्लास, अब हमें इस लाइट का करना क्या है? तो क्लास बहुत सारे टर्म्स आएंगे। प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज अ लाइट इन विच ऑल द फोटोन्स ऑसिलेट ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट मींस ओनली वन वेव इज देयर। अब क्या होता है क्लास कि हम ना ये जो लाइट है हमारी, जो पोलराइज्ड लाइट निकली है, आई एम सॉरी, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जो इस फिल्टर पेपर से निकली बाहर, लेट्स से मैं उसे ऐसे एरो की टर्म में दिखाता हूं। इस लाइट को ना हम एक ट्यूब से पास कराते हैं। एक ट्यूब होती है, एक हॉलो ट्यूब। उस ट्यूब के अंदर ना एक और छोटी सी ट्यूब होती है। उस ट्यूब में हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फिल किया होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेट्स से मुझे क्लोरोमीथेन का टेस्ट करना है, CH3Cl का, तो मैं उस CH3Cl का एक्वस सॉल्यूशन बना करके जो अंदर वाली ट्यूब है इसके अंदर फिल कर दूंगा। अब और यहां से फ्रॉम वन एंड लाइट एंटर होती है, और हम ये जो दूसरा एंड है हमारा, मैं आंख बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्लास खराब बन जाए तो मजाक मत उड़ाना, यहां से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं आईपीस से। तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व क्लास? अगर ना लाइक शायद पता नहीं आप लोगों ने सब एक्टिविटीज की हैं या नहीं की हैं, अगर मैं एक पाइप बना करके, एक हॉलो पाइप लूं और उससे ना एक लाइट के सोर्स को देखूं, तो मुझे क्या दिखाई देता है क्लास? कभी क्या ऐसा करना क्लास खत्म होने के बाद?
अगर मैं एक हॉलो पाइप लूं और सन की तरफ या लाइट की तरफ देखूं ना, किया क्या दिखाई देता है? बहुत बढ़िया, क्या दिखाई देता है? एक सर्कल दिखाई देगा लाइट का, है ना, सर्कल टाइप का, हाँ। एक फुल मून, एक फुल मून। अगर मुझे ऐसा कुछ दिखाई दिया, दिस सिंपली मीन्स कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ने लाइट के साथ कुछ इंटरफेयर नहीं किया, लाइट जैसे कंपाउंड के अंदर गई वैसे ही उससे बाहर आ गई, सिंपल। सो विल से द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इट हैज नॉट इंटरफेयर्ड विद अवर लाइट एट ऑल। दूसरा पता है क्या होता है, हमने ये देखा कि कई बार ना कुछ कंपाउंड क्या करते हैं, इस पूरी की पूरी लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, सारी की सारी लाइट राइट हैंड साइड में चली जाएगी। अब जब हम मून को देखें, हम दोबारा उस पाइप को देखेंगे ना, तो हमें क्या दिखाई देगा पता है? हमें दिखाई देगा एक हाफ मून, हाफ साइड जहां पे लाइट नहीं है दैट वुड बी डार्क, और बाकी आधा एरिया जहां पे लाइट चली गई है वहां पे हमें लाइट दिखाई देगी। सो अगर हमें ऐसी कुछ ऑब्जर्वेशन हुई, दैट मीन्स सारी की सारी लाइट आधे हाफ साइड में चली गई है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चली गई है। सो हम इस केस में बोलेंगे कि हमारा जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, इसने लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। एक और केस हो सकता है कि कुछ कंपाउंड्स लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, तो सारी की सारी जो लाइट है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगी और राइट हैंड साइड हो जाएगा खाली। तो हमें अब की बार फिर से हाफ मून दिखाई देगा, बट दिस टाइम द लाइट वुड बी ऑन द राइट साइड। तो ये जो दोनों केसेस हैं, केस 1 और केस 2 में, विल से द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, अदरवाइज विल से कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां पे लिखा है क्लास, certain compounds rotate the plane polarized light when it is passed through their solutions. Such compounds are called optically active compound. और जो मैंने जो ट्यूब यूज की है, the instrument which I have used here is called polarimeter. ठीक है? और जिस कंपाउंड ने क्लॉकवाइज रोटेट किया ना, उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो कंपाउंड, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, और डी फॉर्म। और जिसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया उसे हम कहते हैं लीवो रोटेटरी कंपाउंड और एल फॉर्म। इसके बारे में हम अगली क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे फ्रॉम द सेम पॉइंट। अभी बात इतनी है कि हम जब लाइट को हम लाइट को पोलराइड से पास कराएंगे तो वो एक ही डायरेक्शन में पूरी की पूरी वेव्स हो जाएंगी, वो पोलर लाइट बन जाएगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाएगी। उस लाइट को हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कराया। अगर वो कंपाउंड लाइट एज इट इज पास हो गई तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें दिखाई देगा एक फुल मून टाइप सब्सटेंस, एंड विल से द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट अगर उस कंपाउंड ने लाइट को रोटेट कर दिया आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमें फुल मून की जगह हाफ मून दिखाई देगा, एंड विल से अवर कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्लॉकवाइज किया तो उस कंपाउंड को बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज किया तो लीवो रोटेटरी। मैं इसको भेज दूंगा अभी आप लोगों को, क्लास खत्म होने वाली है। क्लास कुछ डाउट किसी को अभी तक के लिए इसके बारे में? No, sir. I'll be No, sir. ठीक है क्लास। वासु, तेजल, स्मृति, थैंक यू सर। जो बोलते ही नहीं है। ठीक है फिर क्लास, ओके बाय, टेक केयर क्लास। कुछ भी डाउट है Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय। Thank you, sir. Bye. Sir. Thank you, sir.